दोस्तों इमेजिन करो, पृथ्वी को बहुत बड़ी तबाही से बचाने के लिए साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट के माइंड को एक रोबोट में लगाकर उसे एलियन से बात करने के लिए स्पेस में भेजें। क्या वो धरती को बचा पाएंगे? आइए देखते हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में, जिसका नाम है द बियॉन्ड। मूवी के स्टार्ट में हमें लंदन दिखाया गया है, जहां दुनिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट स्पेस एजेंसी की सीनियर मेंबर जिलियन का इंटरव्यू चल रहा था। उसकी जिंदगी और काम के बारे में उसकी बेटी भी बात करती है। वो बोलती है कि वो अपनी मॉम के लिए बहुत प्राउड फील करती है। तभी जिलियन को एजेंसी से कॉल आती है और इंटरव्यू को अचानक से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसे अर्जेंटली किसी काम के लिए बुलाया गया था। उसके बाद हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फुटेज दिखाई जाती है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट जिम मार्शल ने रिकॉर्ड की थी। वो अपने मिशन में स्पेस स्टेशन से बाहर आकर इक्विपमेंट्स को रिपेयर करता है। अचानक उन लोगों को रेडियो ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस सुनाई देने लगती है और जिम ये भी रिपोर्ट करता है कि उसे कुछ स्ट्रेंज लाइट्स नजर आ रही हैं। बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने भी वो लाइट्स देखी थी और वो बोलते हैं कि एक मिस्टीरियस एनोमली है जो इन लाइट्स की वजह से बनी है। अचानक से लाइट्स बहुत तेज हो जाती हैं और स्टेशन भी वाइब्रेट होने लगा था। जिम जल्दी से स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर अचानक ही उसकी ट्रांसमिशन कट गई थी। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जिलियन उस रिकॉर्डेड फुटेज को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स ने ये चीज सेम टाइम पर एक्सपीरियंस की है, लेकिन बदकिस्मती से जिम का दोबारा पता नहीं चल सका। सो सबको लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। मिशन कंट्रोल के चीफ चार्ल्स को जिम की डेथ का काफी अफसोस था, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे। सो अब एक टीम स्पेस स्टेशन की उस रिकॉर्डेड फुटेज को अच्छी तरह एनालाइज कर रही थी, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर जिम के साथ क्या हुआ। मगर उन्हें उस अनोमली की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक्सप्लोरेशन मिशन के हेड एलेक्स इस बात पर बात करते हुए बताते हैं कि ऐसी अनोमली कुछ दहाइयों पहले भी नजर आई थी, लेकिन इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ पता लगा सकते वो अचानक गायब हो गई। देन अनोमली को एनालाइज करने के लिए एक कॉस्मोलॉजिस्ट जेसिका को बुलाया जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स में एक्सपर्टीज रखती थी। और तब उन्हें पता चलता है कि ये अनोमली एक तरह की ग्रेविटेशनल वेव एमिट कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने उस अनोमली को द वॉइड का नाम दिया था। इसके बारे में एलेक्स बोलता है कि वॉइड देखने में सुपरनोवा की रिमेन्स की तरह है, लेकिन अर्थ के करीब होने की वजह से साइंटिस्ट जानते थे कि ये कोई एक्सप्लोडेड स्टार नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ देर के लिए एक रेडियो वेव भी डिटेक्ट की थी, जो कि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर जैकब वाओ सिग्नल डिस्कवर करने वाले रेडियो एस्ट्रोनॉमर की कहानी सुनाता है। उस सिग्नल को कुछ साल पहले डिटेक्ट किया गया था, मगर आज तक एस्ट्रोनॉमर को उसके सोर्स का पता नहीं चल सका। वॉइड के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्स भेजते हैं और खुद कंट्रोल रूम में बैठकर उनको ऑब्जर्व करते हैं। एक प्रॉब आहिस्ता आहिस्ता वॉइड की तरफ बढ़ रहा था एंड देन वॉइड में एंटर होते ही उसका सिग्नल कट जाता है, मगर साइंटिस्ट इसके लिए पहले से तैयार थे। चार्ल्स बताता है कि प्रॉब हाई स्पीड सर्वर्स में रियल टाइम फुटेज ट्रांसमिट करेगा और इस तरह वो लोग वॉइड के दूसरी तरफ की छोटी सी झलक कैप्चर कर लेते हैं। देन मीटिंग में जिलियन प्रॉब की ट्रांसमिट की गई फोटो सबको दिखाती है, जिनमें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मैटर पार्टिकल्स वॉइड में एंटर और एग्जिट कर रहे थे, जिससे वो कंक्लूड करते हैं कि वॉइड एक वार्म होल है। और अब उन्हें ये जानने की जरूरत थी कि वॉइड की दूसरी तरफ आखिर है क्या, और इसके लिए उन्होंने कुछ और प्रॉब्स भेजकर कुछ बेहतर इमेजेस कैप्चर किए थे और ये भी पता लगा लिया था कि वॉइड की दूसरी तरफ एक और प्लेनेट है। जेसिका को लगता था कि दूसरी तरफ शायद कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ है, जिसका फर्स्ट कॉन्टेक्ट वॉइड हो सकता है, जबकि एलेक्स का कहना था कि ह्यूमैनिटी के पास इतनी कैपेसिटी या रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस सबको और इन्वेस्टिगेट कर सकें। जिसके बाद साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जिलियन वॉइड में एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहती थी, मगर चार्ल्स ये बोलकर मना कर देता है कि हम लोगों को रिस्क में नहीं डाल सकते। जिलियन भी ये बात समझती थी, मगर उसका कहना था कि प्रॉब्स भेजते रहने का और कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और कनेक्शन भी टूट जाता है। इसलिए वो किसी को वहां भेजने पर जोर देती है, जिसमें एलेक्स भी उसका साथ देता है, क्योंकि उसके ख्याल में वॉइड आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती थी। एंड फाइनली वो लोग वॉइड में एक फुल मिशन स्टार्ट करने के लिए मान जाते हैं। उधर प्रोफेसर जैकब काफी मायूस हो रहे थे। उन्हें लगता था ये मिशन फेल होगा, क्योंकि उनका कहना था कि इंसानी जिस्म बॉम्ब होल के अंदर ट्रैवल करने वाली सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके ख्याल में किसी रोबोट को भेजा जाना चाहिए इंसान की जगह। कुछ टाइम बाद वॉइड अचानक से अजीब सा काला धुआं एमिट करने लगता है, जो कि दुनिया के आसपास आसमानों में हजारों दायरों की शक्ल में इकट्ठा हो गया था, जिससे लोगों में डर फैल जाता है। इवन स्पेस एजेंसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब इसका क्या करें। देन कुछ हफ्तों तक जिलियन और उसकी टीम ने पता लगाया कि इन डार्क स्पेस के बनने के टाइम से वॉइड कुछ इनविजिबल वेव्स एमिट कर रहा है, जो कि टाइम के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं।
इस सब को देख के लगता था कि शायद वर्ल्ड जल्दी बहुत बड़े कॉस्मिक स्टॉर्म को लाएगा। उनका मानना था कि तूफान के जमीन तक पहुंचने पर वो पूरे प्लेनेट को ही एक वेव में बहाकर ले जाएगा। उधर जंगल में एग्जैक्ट डार्क स्फीयर के नीचे मिलिट्री सेटअप बना दिया जाता है और इस सब के साथ स्पेस एजेंसी यूएस मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करके एक ह्यूमनॉइड क्रिएट करने का डिसाइड करती है एस्ट्रोनॉट के प्रिजर्व्ड माइंड को यूज करके। देन हम एक सिंथेटिक इंजीनियर एलिस को देखते हैं जो ह्यूमन 2.0 प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करती है कि एस्ट्रोनॉट के ब्रेन को यूज करके एक आर्टिफिशियल इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया जाएगा। लैब में एलिस उस ह्यूमनॉइड के रोबोटिक हेड कंपार्टमेंट को खोलती है जहां ब्रेन रखा जाना था और बताती है कि इस सूट के अंदर लगे मटेरियल में मिलियंस ऑफ टाइनी न्यूरो फाइबर्स हैं जो ब्रेन को हेल्प करेंगे कि वो यहाँ वर्क करे। वो बोलती है कि ब्रेन के बिना ये रोबोट ऐसे ही है जैसे हार्ड ड्राइव के बिना कंप्यूटर। अगले कुछ दिनों तक जिलियन और उसकी टीम मिशन के लिए लोगों का इंटरव्यू करती रही। उन्हें बताया गया था कि ह्यूमन 2.0 में ब्रेन ट्रांसफर परमानेंट होगा। जेसिका को भी इस प्रोसेस में हिस्सा लेने को कहा जाता है बट वो ये कहकर मना कर देती है कि मेरी कैपेबिलिटीज इतनी एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद स्पेस एजेंसी सब कैंडिडेट्स का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एग्जाम लेती है ये जानने के लिए कि वो मिशन के लिए फिट हैं कि नहीं और अब उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना जाना था। डॉक्टर क्यूरेश इस ट्रांसफर के पीछे की साइंस को एक्सप्लेन करता है। इससे इंसान की जिंदगी बढ़ सकती थी मगर कुछ लिमिटेशंस भी थी जैसे कि टाइम के साथ माइंड बिगड़ सकता है। वो बताता है कि ये ब्रेन एक आर्टिफिशियल स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा, मतलब इंसान की तरह माइंड और बॉडी का कनेक्शन। एक कैंडिडेट का नाम कार्ल था जिसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था लेकिन वो चल नहीं सकता था, तो वो ये सोचकर एक्साइटेड था कि उसे एक प्रॉपरली वर्किंग बॉडी मिलने वाली थी। एलेक्स को भी कार्ल उसके पैशन की वजह से काफी अच्छा लगा था। देन ट्रांसप्लांट फैसिलिटी में कार्ल के फेस को स्कैन किया जाता है ताकि ह्यूमन 2.0 के लिए उसके फेस की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सके। रोबोट के सूट को भी मिलिट्री ग्रेड ग्राफीन से बनाया गया था। आंखों के लिए नैनो बेस्ड ऑप्टिक्स यूज किए गए थे ताकि वो किसी भी लाइटनिंग कंडीशन में परफेक्टली देख सकें। उस ह्यूमनॉइड के अंदर एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी लगाया गया था हीट को बैलेंस करने के लिए। और सबसे आखिर में सूट के अंदर एक कंपाउंड इंजेक्ट किया जाता है जो कि ब्रेन को उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ताकि वो सही से काम कर सके। देन हम कार्ल को ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जिसे बहुत ही लाइट वेट और फास्ट बनाया गया था। इंसानों को जिंदा रखने के लिए यूज होने वाली सारी फैसिलिटीज शिप से निकाल ली जाती हैं क्योंकि ह्यूमन 2.0 को इसकी जरूरत नहीं पड़नी थी। उसके बाद ह्यूमनॉइड से सॉकेट्स कनेक्ट करके ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड की जानी थी। एलेक्स का फोकस एलियन इंटरेक्शन पर था इसलिए उसने एक हार्ड ड्राइव बनाई थी जिसमें अर्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी ताकि अगर एलियन से सामना हो तो वो उनसे कम्युनिकेट और दोस्ती कर सके। उधर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी में डॉक्टर क्यूरेश और उनकी टीम कार्ल को प्रोसीजर के लिए तैयार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 3 दिन लगने थे और कार्ल को थ्रू आउट एनेस्थीसिया से बेहोश रखे जाना था। यहाँ फाइनल इंटरव्यू में कार्ल अपने पास्ट को याद करता है एंड देन वो सो जाता है। दूसरी तरफ आर्मी की डार्क स्फीयर्स पर सर्च चल रही थी। स्पेस एजेंसी उन्हें किसी भी तरह के वायलेंस से मना करती है जब तक कि वो वाइड का इन स्फीयर से कनेक्शन ना पता लगा लें। हर दिन के साथ ये डार्क स्फीयर्स बढ़ते जा रहे थे। सर्च से पता चलता है कि इन स्फीयर्स की फॉर्मेशन ऐसी है जैसे ये किसी चीज की तैयारी कर रहे हों। उधर ट्रांसप्लांट के 3 दिन पूरे होने पर डॉक्टर क्यूरेश बताते हैं कि कार्ल की डेथ हो चुकी है। कार्ल का दिमाग आर्टिफिशियल स्पाइनल कॉर्ड से मर्ज नहीं हो सका। उसका बायोलॉजिकल मेकअप सूट में लगे मटेरियल से कंपैटिबल नहीं था। सो अब वो दूसरे कैंडिडेट को ढूंढने लगते हैं। किसी और नुकसान से बचने के लिए एलिस बोलती है कि हमें कैंडिडेट से ऑर्गेनिक सेल्स लेकर सूट के मटेरियल में इंजेक्ट करने चाहिए ताकि कनेक्शन बनने का चांस बढ़ जाए। मीनवाइल एलेक्स बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो हमें वॉइड में रोबोट सोल्जर्स भेजने चाहिए, मगर जिलियन ये नहीं मानती। साइंटिस्ट देखते हैं कि एजेंसी के जिन एम्प्लॉयज ने हेल्थ रिलेटेड टेस्ट कराए थे उनमें से 3 के बायोलॉजिकल मेकअप ह्यूमन 2.0 से कंपैटिबल निकलते हैं, जिनमें से एक जेसिका थी। अगले दिन जेसिका इस बारे में जिलियन से बात करने जाती है। एक्चुअली वो परमानेंट ट्रांसप्लांट की वजह से डर रही थी, जिस पर जिलियन उसे बताती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखा जाएगा। एंड देन काफी देर बाद आखिर जेसिका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मान जाती है। एंड देन ट्रांसप्लांट के 3 दिन बाद जेसिका एक नई औरत की शक्ल में जागती है। उसके ब्रेन ने वेसल्स को एक्सेप्ट कर लिया था। जिलियन और उसके कोलीग जेसिका को ऑब्जर्व करते हैं। जिलियन इस बात पर बहुत खुश थी, मगर अभी जेसिका की कंडीशन स्टेबल नहीं थी। उसे बेसिक मोटर स्किल्स परफॉर्म करने और बोलने में मसला आ रहा था। एलिस उसे बताती है कि टीम इस बारे में काम कर रही है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। एंड देन वो फाइनली ठीक से बोल पाती है। और फिर लॉन्च का दिन आ जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट में जेसिका के साथ एक रोबोट सोल्जर भी था।
एंड देन रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल जाता है। मिशन कंट्रोल यूनिट और जेसिका के बीच लिंक भी स्टैब्लिश हो जाता है और अब जेसिका को दिखने वाली हर चीज पर उन्हें एक्सेस मिल गई थी। स्पेस क्राफ्ट के वर्ल्ड में एंटर होने पर जेसिका उन लोगों को अपनी सराउंडिंग्स का बताती है। वो बोलती है कि वर्ल्ड काफी खूबसूरत है, मगर ज्यादा अंदर जाने पर प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वर्ल्ड सब चीजों को डिस्टॉर्ट करने लगता है। जेसिका के शिप के अंदर जाते ही फिर से सिग्नल कट जाता है। अब जेसिका ने सब कुछ खुद हैंडल करना था और बाकी सब सिर्फ उसके लिए प्रे ही कर सकते थे। जिलियन को उम्मीद थी कि जेसिका का स्पेसशिप 1 साल तक वापस आ जाएगा, लेकिन तकरीबन 5 दिन बाद जेसिका का क्राफ्ट दोबारा रीअपीयर होता है और रडार्स डिटेक्ट करते हैं कि वो अटलांटिक ओशन में गिर रहा है। किसी ने भी उनके इतनी जल्दी वापस आने को प्रिडिक्ट नहीं किया था। देन शिप के अंदर उन्हें जेसिका अकेली मिलती है। वहाँ से रोबोट सोल्जर गायब था। ये देखकर सब अपनी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। जिलियन को लगता था कि मिशन सक्सेसफुल रहा, जबकि एलेक्स के ख्याल में मिशन फेल। वो ये भी बोलता है कि शायद ये एलियंस की तरफ से कोई वार्निंग दी गई है। जेसिका बेहोश थी और उसे क्वारंटाइन किया जाता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कब उठेगी। सूट में लगाई गई टेक्नोलॉजी से उन्हें पता चलता है कि जेसिका के दिमाग में बहुत सालों की मेमोरीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि वो तो बस 5 दिन के लिए ही गई थी। टीम डेटा प्रोसेस करके जेसिका की मेमोरी को वीडियो में ट्रांसफर करती है, मगर उनसे कुछ क्लियर बन नहीं पाता। डार्क स्फीयर्स भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, सो मिलिट्री सोल्जर्स उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता, बल्कि वो हर चीज को एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। दूसरी तरफ अचानक से जेसिका को होश आता है, तो जिलियन उससे वर्ल्ड के बारे में पूछती है कि वहाँ क्या हुआ। जेसिका बोलती है कि रोबोट सोल्जर अचानक से ही गायब हो गया था, जैसे किसी ने उसे उठा लिया हो। वो ऊपर फ्लोट करने लगा था और फिर उसके बाजुओं से एक अजीब सी लाइट एक्सप्लोड हुई एंड देन हमारी शिप एक प्लेनेट पर क्रैश कर गई। जेसिका ने वहां सरफेस पे जाकर पत्थर और धूल को भी टच किया और वो डार्क स्मोक भी देखा जिससे स्फीयर्स बने हैं। उसके बाद वो एक व्हाइट रूम में पहुंच गई जहां कोई साया भी उसके साथ था। जेसिका बोलती है कि उसने वहां जिम को भी देखा, जो बार बार यही कह रहा था कि सब ठीक होने वाला है। देन जेसिका के माइंड में क्रिप्टिक मैसेजेस भेज दिए गए। उसे बस इतना ही याद था। स्पेस एजेंसी और जिलियन को इस सब पर विश्वास नहीं था। जेसिका की बातों से लग रहा था कि शायद एलियन पीसफुल हैं, मगर एलेक्स इस बात से एग्री नहीं करता। उसका कहना था कि एलियंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो जेसिका की मेमोरीज को चेंज भी कर सकते हैं। लेटर ऑन टाइम लैप्स फुटेज दिखाती है कि बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज टूट रही हैं एंड देन व्हाइट स्मोक आके उन्हें घेर लेता है। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एजेंसी को बताता है कि कोई चीज पृथ्वी से टकराने वाली है, जिसके बाद डार्क स्फीयर्स मूव करते हुए प्लैनेट को घेरने लगते हैं। वो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे थे। एजेंसी में सब लोग ये देखकर खुश हो गए थे कि स्मोक अर्थ को बचा रहा है, यानी वो इसके बारे में अब तक गलत सोच रहे थे। फाइनली जेसिका भी स्टेबल स्टेट में आ जाती है और अब उसकी मेमोरीज भी क्लियर नजर आने लगती हैं, जिनसे पता चलता है कि जेसिका के साथ भेजी गई हार्ड ड्राइव को देखकर शैडोज ने इंसानों का साथ दिया था, मतलब एलियंस इंसानों के दोस्त हैं। और वो फिर ये कहकर चले गए कि दोबारा फिर कभी आएंगे। जेसिका बोलती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एलियंस ने यूनिवर्स को प्योरीफाई करने के लिए एक साइकिल बनाया था। देन अगले दिन जिम का भी पता चल जाता है, जो कि एरिजोना डेजर्ट में था। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उसे वहां से रेस्क्यू करके एजेंसी ले आते हैं। वॉइड में उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने पर उसे कुछ भी याद नहीं था एंड देन वॉइड और वो स्मोक भी खुद ही गायब हो जाता है। मगर एजेंसी ने अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ अजीब चीज नोटिस की थी। वॉइड की रिमेनिंग से कुछ गैस और डस्ट पार्टिकल्स उस दूसरे प्लेनेट में चले गए थे, जिससे वो इंसानों के रहने के काबिल बन गया था। वो लोग इस न्यूज से काफी खुश होते हैं और उस प्लेनेट को अर्थ 2 का नाम देते हैं एंड देन पूरी प्लानिंग के बाद कुछ ह्यूमनॉइड्स को उस प्लेनेट में रहने के लिए भेज दिया जाता है। वॉइड ने ह्यूमैनिटी को इस प्लेनेट की सूरत में एक सेकंड चांस दिया था। सब पूरी इंसानियत को ये प्रूव करना था कि इंसान बचाए जाने के काबिल थे। देन हमें 12 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। जिलियन बोलती है कि मुझे लगता है कि वॉइड गया नहीं, बल्कि एलियंस अभी भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और अब वो लोग अर्थ 2 प्लेनेट पर कुछ इंसान भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये फर्स्ट जनरेशन अगली जनरेशन के लिए प्लेनेट को तैयार करेगी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।